दर्शकों, जय भीम, नमो बुद्धाय। दर्शकों, अशोका विजयादशमी की आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज हम मौजूद हैं नागपुर के उत्तर नागपुर परिसर में, जहां पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मिलिंद फुलझले जी और अम्बेडकरवादी, जिन्हें खास तौर पर जाना जाता है। आज एक विशेष मुलाकात में हम जानना चाहेंगे कि 1956 के बाद में जो बाबा साहब ने जो धम्म दीक्षा दी थी और लाखों लोग, उस वक्त 5 लाख लोग बुद्ध अनुयायी के तौर पर उन्हें जाना जाने लगा और बुद्ध धर्म में उन्होंने प्रवेश किया। ऐसे में उनके जाने के बाद आखिर वो कारवां बदस्तूर आखिर उस तरह से जारी क्यों नहीं रह सका, इस पर हम उनसे बात करेंगे। मिलिंद जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले हमें बताइए कि जो आज हम सब्जेक्ट उठा रहे हैं 1956 में, 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब ने इसी नागपुर की धरती से 5 लाख अनुयायियों को अपने बुद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। लेकिन जो समय बीतता गया और समय होता गया, उसके बाद में अगर देखा गया है तो वो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नर्वस करने वाली है, निराश करने वाली। आपको क्या लगता है? बाबा साहब ने जो आदेश दिया था, बाबा साहब का जो पहले आपको ये बात समझना चाहिए कि बौद्ध धर्म नहीं है। बाबा साहब ने धर्म नहीं कहा, धम्म कहा। और धम्म ये मोरालिटी होती, नीतिमत्ता होती, सदाचार होता है। जीवन आप दो लोग एक जगह आते तो उन्होंने कैसी जीना चाहिए, वो व्यवहार बताता है। वो नीतिमान व्यवहार है, सदाचारी व्यवहार है, समता और भाईचारे के ऊपर आधारित है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध एंड इज रिलीजन नहीं लिखा, बौद्ध एंड इज धम्मा लिखा। तो धर्म और धम्म की बात समझो। बाबा साहब प्रिंसिपल देते हैं, तत्व देते हैं, नियम नहीं देते। नियम यानी धर्म है, ये करना ही पड़ेगा आपको, वो बंधनकारक है। धम्म में वैसा नहीं, ये प्रिंसिपल है, आप जाओगे इस रास्ते से तो आपका लाभ होगा। तो ये आप पहले एक बात धर्म और धम्म की बात। बाबा साहब ने जो परिवेक्ष्य में जो धर्मांतर किया 1956 में और कहा कि आपको इस देश को बौद्धमय करना है, बाबा साहब बच्चे नहीं। तो इस देश को 56 में दीक्षा देते हैं। और आप घटनाक्रम को समझ लीजिए। 50 में संविधान आता है, 1950 में संविधान लागू हो जाता है। बाबा साहब को एक एक बार किसी पत्रकार ने, मुझे लगता बीबीसी लंदन ने इंटरव्यू में एक पत्रकार ने पूछा था कि क्या भारत में लोकतंत्र सफल होगा। बाबा साहब बोलते मैं शासक हूँ, शंकादायक हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ जो हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म और लोकतंत्र एक जगह रह ही नहीं सकते। ये विपरीत बातें हैं, ये दोनों भी। बाबा साहब फिर बाद में कहते हैं, बावजूद इस देश के मिट्टी में लोकतंत्र की जड़ें हैं, उसको कहीं तो भी उभाल कर लाना पड़ेगा। क्यों? कि बुद्ध के काल में गणतंत्र था। इसको उभाल कर लाने के लिए वो मानसिकता चाहिए। क्या बोलते हैं बाबा साहब? मानसिकता चाहिए। मानसिकता ये कहाँ से? कल्चरल से बनती है मानसिकता, संस्कारों से बनती है मानसिकता। बाबा साहब ने 47 में ये भी कहा था, वॉल्यूम नंबर 7 में है, लिखा है कि हमने अपने समाज के नव युवक युवतियों के लिए समाज केंद्र निर्माण करना चाहिए, जहाँ बच्चे जाए, 10 रुपया महीना दे और वहाँ से प्रशिक्षण लिए हमारे विचारों का, तत्वज्ञान का। ये भी बताया था। बाबा साहब ने ये भी बताया था कि भाई बौद्ध धर्म के प्रचारक के लिए प्रशिक्षण केंद्र भी होना चाहिए था। तो मैं इसीलिए इंगित करना चाहता हूँ, 50 की बात, संविधान लागू करने के बाद संविधान का एक पर्याय रूप था बुद्धिज्म। बुद्धिज्म मीन्स संविधान। एक तत्वज्ञान ये है बुद्धिज्म, तो उसका एक अंश है जो व्यवहारिक अंश है, ये संविधान है। क्योंकि जिस समय बाबा साहब संविधान बना रहे थे, उस समय कल्पपात्री महाराज और बाकी महिलाओं ने संविधान के का विरोध करते हुए ये बोला था कि बाबा साहब अम्बेडकर, ये डॉक्टर अम्बेडकर ये बुद्ध धर्म की रचना रख रहे हैं संविधान के नाते में। ये विरोध हो गया था। संविधान और बुद्धिज्म बहुत समांतर है। तो बाबा साहब को इस हिंदुस्तान में बोल रहा हूँ, भारत है, हिंदुस्तान में हिंदुओं की लोगों में वो संविधानिक यानी लोकतांत्रिक मानसिकता खड़ी करने के लिए सभी लोकतंत्र को अनुरूप विचारधारा चाहिए थी, और वो एक में विचारधारा थी, बुद्धिज्म थी।
इसीलिए बाबा साहब वही देखा जाए तो बाबा साहब का जब दूसरा जो विवाह हो गया था सविताबाई अम्बेडकर के साथ, उसी समय बाबा साहब ने बुद्ध धर्म स्वीकारा था दिल्ली के श्रीलंका विहार में। मगर बाबा साहब 56 में सामूहिक धर्मांतर करते हैं। धर्मांतर ये व्यक्तिगत बात होती है, मगर बाबा साहब यहाँ सामूहिक धर्मांतर करते हैं। पहले पच्चवर्गीय भिक्षुओं से स्वयं धर्मांतर करते हैं, फिर बाद में वो धर्मांतरित होते हैं और कहते हैं कि भाई तुम्हारे को अभी इस देश को भारत बौद्धमय करना है। यानी उनका क्या था दिमाग में? लोकतंत्र था। लोकतंत्र काय के लिए था? वो भेद विहीन था। बाबा साहब कोई जात नहीं मानते थे, कोई धर्म नहीं मानते थे, कोई पंथ नहीं मानते थे। जब संविधान बनाने की बात आई तो बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर जो जातीय अत्याचार हो गए, तो जातीय अत्याचार भूलकर बाबा साहब ने सभी के लिए समता, बंधुत्व, न्याय की बात की। ये बहुत बड़ी महान बात है। नहीं तो वो भी चाहते थे साला मेरे हाथ में संविधान बनाने की बात है, मुझ पर इन लोगों ने बहुत अन्याय किया, मैं क्यों इनको ये करूं। 340 करोड़ उन्होंने बनाई ओबीसी के लिए। तो बताने का तात्पर्य बाबा साहब बहुत ही डेमोक्रेटिक थे, बहुत ही समतामय थे, भाईचारा वाले थे, न्यायप्रिय व्यक्ति थे। तो उनको ये बताने के लिए कि इस लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए अपने को बुद्धिज़्म के अलावा कोई पर्याय नहीं है। धर्मांतर के सामूहिक धर्मांतर। मगर जो उसके चंद दिनों के बाद बाबा साहब का परिनिर्वाण हो गया, वो कारवां नहीं रहा, क्योंकि हम उस समय राजनीति में ज़्यादा थे। धर्म कारण हमारा धम्म कारण पीछे गिर गया, राजनीति को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। मगर एक बात बहुत अच्छी हो गई, जब 60 में दादा साहब गायकवाड़ और यशवंतराव चौहान के साथ जब पैक हो गया आरपीआई का, तो एक बात वहाँ मान्य की गई, बौद्धों को सहूलत। जो बुद्धिस्ट लोग जो बने थे, जिसको नाउ बिलोंगिंग टू महार, जो बुद्धिस्ट बने थे, वो एक कम्युनिटी से आए थे। उस कम्युनिटी की, उस पूर्वाश्रम की जो स्थिति थी वो भयावह थी। तो बाबा साहब ने भी बोला थे कि तुम्हारी जो सहूलियत है मेरे कोट के खिस्से में। क्यों बनाया था? कहा था पंजाब में शेड्यूल कास्ट से जो सिख बने उनको सहूलत मिलती थी। तो बाबा साहब को लगा कि भाई महाल से अगर बुद्धिस्ट हो जाएंगे इनको सहूलत मिलेंगी, मगर नहीं दी गई। ये बुद्धिज्म को कारवां को अगर किसी ने रोका होगा तो उस समय के कांग्रेस गवर्नमेंट ने, उस समय के जनता दल के सरकार ने रोका। इंदिरा गांधी शासन ने भी, कांग्रेस के शासन ने भी रोका, बुद्धों को सहूलत नहीं दी। मोलालजी देसाई था तो उसने तो बोल ही दिया था कि तुम्हाला बौद्ध बनायला कोणी सांगितलं। उनको मालूम था कि अगर ये बौद्ध बनते हैं तो डेमोक्रेसी जो है कास्ट विहीन हो जाती है, जात विहीन हो जाती है। जबकि जो राजनीति के जो प्रस्तापित राजनीतिज्ञ हैं उनको इस देश में छोटी छोटी जाति बनाए रखना बहुत अच्छा है उनके लिए। क्योंकि अगर भाईचारा बनता है, ये समाज बहुजन बनता है, तो सत्ता परिवर्तन होता है। बहुजन बनना यानी वो समझदार होना, और इनको समझदार नहीं चाहिए, इनको तो छोटे छोटे जातियों में विभक्त चाहिए। बैकवर्ड कम्युनिटी, SC ST OBC माइनॉरिटीज, और उसमें ये अगर करीब हो जाती है तब इनके ऊपर एट्रोसिटी की जाती है। एट्रोसिटी दलितों के ऊपर एट्रोसिटी पहले जाति निहाई थी, जातीय द्वेष की थी, मगर इतने में हाल ही में अगर देखा जाए कुछ साल पहले के, वो पॉलिटिकल एट्रोसिटी है। उसके पीछे में राजनीतिक प्रेरितता है। वो चाहे खैलान जी की हो, कुछ भी हो। मैंने एट्रोसिटी के काफ़ी आंदोलन लड़ा इस विदर्भ में। तो ये इस प्रकार की है। तो इनकी नीति है कि ये छोटी छोटी जाति में, बुद्धिज्म ये ऐसा था कि वो बहुजन समाज बनाना चाहता था, वो जात पात मिटाना चाहता था, वो धर्म भेद मिटाना चाहता था और सबको गले लगाना चाहता था। वो कोई धर्म नहीं था, वो धम्म था। वो नीतिमत्ता की बात करता था, भाईचारे की बात करता था, न्याय की बात करता था। तो ये सत्ताधारी वर्गों को एक्सेप्ट नहीं था और इसीलिए उन्होंने धर्मांतर को कभी भी प्रोत्साहित नहीं किया। सिख धर्म को इसीलिए प्रोत्साहित किए। आज भी आप पंजाब और हरियाणा में गए तो शेड्यूल कास्ट सिख जो बने उनके गुरुद्वारा अलग है, वाल्मीकियों के गुरुद्वारा अलग है, जाट लोगों के अलग है, अलग अलग। बाबा साहब दोनों के भी, वाल्मीकि और रहीदासी के गुरुद्वारा में भी बाबा साहब की फोटो मिलेंगी। बावजूद
वहाँ उनके लिए इसीलिए सहूलत है कि वहाँ कास्ट सिस्टम बनी हुई है, सिखों में भी कास्ट सिस्टम बनी है। मगर जब हम बुद्धिस्ट बनते हैं तो हमारे में कास्ट सिस्टम नहीं दिखती है। जैसा कि अभी आप देखते हो कि हमारे में भी उस समय पोट जातवाद था। आज जब बुद्धिस्ट बने तो हम वो नाकार रहे, हमने नाकारा, खल्लास समाप्त कर दिया। यहाँ जैसी महाराष्ट्र में 1960 में बौद्धों को सहूलत मिली तो बौद्धों की संख्या बढ़ गई, क्योंकि भाई हमारे को तो अपॉर्चुनिटी चाहिए ना डेवलपमेंट की। हम इतने सालों से विकास के और संधि से दूर थे, संविधान बना तो हमारे को अपॉर्चुनिटी मिली। फिर बाबा साहब ने जो धर्मांतरण किया तो वहाँ हमारे को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए था, क्योंकि हम हिंदू बैकग्राउंड से आए थे। अभी हिंदू तो हम है कि नहीं वो पता नहीं, एक अलग थिंकिंग की बात है। मगर हम जो अनटचेबिलिटी से आए थे वो बैकग्राउंड हमारे साथ था। बौद्ध धर्म बनना यानी हमारी सोशल यानी इकोनॉमिकल स्थिति बदलना ऐसा नहीं होता। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमारे को क्या चाहिए थी? अपॉर्चुनिटी चाहिए थी। तो बौद्धों को सहूलत देना था, वो देश के हित की बात थी, वो लोकतंत्र के हित की बात थी, मगर नहीं दी गई। बुद्धिज़्म पर आपने कहा कि इस पर राजनीति हावी रही, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं बुद्धिज़्म को आगे बढ़ाने के लिए नहीं मिला। लेकिन इसी बुद्धिज़्म की अगर बात की जाएगी तो इसी बुद्धिज़्म के ज़रिए आज भी लोग डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का नाम बड़े शान और शौकत से लेते हैं। उनके बदौलत कई राजनेता अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए कई पदों पर पहुंच गए। तो क्या अम्बेडकरी समाज भी उतना दोषी है इन सारी चीज़ों के लिए? आपको ऐसा लगता है कि हम उस तरह से इन सारी चीज़ों को बढ़ावा नहीं दे पाए और उसका कहीं ना कहीं लाभ राजनेता लेके? आम्बेडकरी समाज इसके लिए दोषी नहीं मानता मैं। हर समाज में कोई ऐसा तबका होता पढ़े लिखों का, उनमें चंद लोग ऐसे होते हैं जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं हमेशा, सभी जाति धर्म में। हमारे में भी चंद लोग सत्ता के दलाल बने। सत्ताधारियों को चाहिए था कि भाई ऐसे लोगों को चुनकर उनके आगे में टुकड़ा फेंकने का। रिजर्वेशन जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है या बाद में सोशल रिजर्वेशन है, वो शेड्यूल कास्ट के नाम पे है। अगर राजनीति में जाते हैं तो शेड्यूल कास्ट के नाम पे हमें चुनाव लड़ना पड़ता, बौद्ध बोलकर नहीं। तो प्रस्तावित सत्ताधारियों ने हमारे कुछ चंद लोगों के आगे में टुकड़ा फेंका और उनके लिए वो, इसीलिए पूरा समाज वो उसके लिए दोषी नहीं है। समाज आज भी है। और मैं आपको बहुत गर्व की बात बताना चाहता हूँ, अगर धमक हो कि बौद्धों को सहूलत जाहिर किया जाए सेंटर में, वीपी सिंह के समय में 90 में सहूलत जाहिर की थी, अमेंडमेंट हो गया संविधान में। मगर शेड्यूल में जो शेड्यूल कास्ट का जो शेड्यूल होता है संविधान में, उस शेड्यूल में बौद्धों का नाम नहीं डाला गया। स्टेट ने सिफारिश करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई ये हमारी यहाँ स्टेट की जात है, इनको आप शेड्यूल में डालो। अभी भी हो गया ना, कुछ आंध्र प्रदेश में, कुछ छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ ट्राइब्स लोगों को वहाँ के स्टेट ने रिक्वेस्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट को, उन्होंने डाल दिया ट्राइब में। अपना तुम्हारा कर्नाटक के भी लोगों को डाल दिया, तमिलनाडु के लोगों को डाल दिया। तो यहाँ अगर स्टेट करती है तो अमेंडमेंट हो गया हमारा 90 में वीपी सिंह के समय में। मगर यहाँ की कोई भी गवर्नमेंट हो, वो कांग्रेस की हो, राष्ट्रवादी की हो या शिवसेना, बीजेपी, इनकी मंशा नहीं है शेड्यूल कास्ट को बौद्ध बनाने की। मैंने कहा था कि पहले कहा था कि भाई अगर ये बौद्ध बनते हैं तो लोकतंत्र के अनुरूप एक समाज व्यवस्था निर्माण होती है। अगर बाई दी वे 60 में हमें या 56 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर बौद्धों को शेड्यूल कास्ट में सहूलत दी रहती तो शायद आज इतना जात पात उत्पात नहीं मचा हुआ रहता। आज जाति की बात इतनी, हिंदुइज्म की बात इतनी नहीं चली रही थी। आज इनको अपॉर्चुनिटी मिल गई। कॉमन लोग जो दोषी नहीं, फिर बावजूद भी बताता हूँ पूरे देश में अलग है बुद्धिज्म का, सिर्फ एक ही है, सहूलत की बात है। अगर सहूलत अगर बुद्धिस्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट के शेड्यूल कास्ट के शेड्यूल में डाल दिया जाए, मुझे लगता है कि यहाँ के जितने भी शेड्यूल कास्ट है देश के, वो वाल्मीकि हो, भंगी हो, मातंग हो या शेड्यूल कास्ट रविदासी हो, सब के सब ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है 80% शेड्यूल कास्ट एक बुद्धिस्ट हो जाएगा। 1956 के बाद में अगर आकलन किया जाए तो क्या लगता है अम्बेडकरवादियों को कि हम कहाँ पर खड़े हैं?
आज जो स्थिति है समाज की, जिस तरह से छूत अछूत की अभी भी जो परंपरा जो बदस्तूर जारी है, कई सारे मामले जो आते हैं यूपी में तो इसका हाहाकार है। कुछ मामले तो ऐसे दब जाते हैं जो पता भी नहीं चलते, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए या फिर हम पर होने वाले अत्याचार अन्याय के खिलाफ जिस तरह से जो मामले जो सामने आते हैं, तब कहीं ना कहीं जब 1956 की बात करते हैं, जिस कारण बाबा साहब ने बुद्धिज़्म को अपनाया था, बुद्ध धम्म की यहाँ पर शुरुआत फिर से कर दी थी, एक तरह से सूर्य उदय हुआ था उन सारी चीज़ों को देखते हुए। तो हम कहाँ पे खड़े हैं ऐसा देखते हैं। देखिए, 56 का जो धर्मांतर था, जिन तबकों को दिया था, बाबा साहब का धर्मांतर यानी एक प्रकाश था, एक रोशनी थी, ज्ञान की रोशनी थी, समझ की रोशनी थी। आज जो देश में जो बवाल चल रहा है, लोकतंत्र के समर्थन में हो, संविधान के समर्थन में हो, किसान आंदोलन में भी अगर देखा जाए, जो 1 साल तक किसान आंदोलन चला, तो वह आंदोलन की 2 ही प्रेरणादायक महापुरुष थे, एक डॉक्टर आम्बेडकर और दूसरा भगत सिंह। बाबा साहब वो जाट थे ना, तो भी उन्होंने बाबा साहब को स्वीकारा गया। हमें समझदारी आई और हम व्यवस्था के खिलाफ बोल रहे हैं। कौन बोलने वाले हैं? क्या ओबीसी बोलते हैं व्यवस्था के खिलाफ? यहाँ जो बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों से प्रेरित लोग हैं, वही व्यवस्था के खिलाफ बोल रहा है और वही भाईचारे की बात कर रहा है, वही बहुजनवाद की बात कर रहा है। वो ओबीसी को भी गले लगाना चाहता है, भाईचारा बनाना चाहता है, वो टाइप से भाईचारा बनाना चाहता है। जो भी डाउन टोडन समाज है, उनसे भाईचारा बनाना चाहता है। मैंने कहा था कि ये भाईचारा बहुजनवाद बढ़ाने का जो काम है, ये सत्ताधारी वर्गों को पसंद नहीं है। उनको लगता कि बहुजन समाज बन गया तो हमारा क्या होगा राजनीति। तो फिर कौन है इसके बुनियाद में? फिर ये आम्बेडकरी लोग हैं, ये शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, तो इनको मारो। हमारे में एक क्या है, बड़ी ये है, माइंड हमारा बड़ा गर्म है। कुछ भी हो गया तो एकदम हम बोलते स्वर्ण हिंदू को, फिर देवी देवताओं को गालियाँ देते हैं, फिर वो उनके जाति पे जाते हम। उनको वही चाहिए। हमारे पर जुल्म ज्यादती करने का मकसद उनका ये है कि ये आए और ये हिंदुओं के खिलाफ में बोले। अगर ये हिंदुओं के खिलाफ में बोलते हैं तो हिंदू यानी ओबीसी फिर इनसे दूर भागता है। हर जात आइसोलेट रहे एक में से, ये उनका तंत्र है। शेड्यूल कास्ट के ऊपर अत्याचार करना यानी ये आइसोलेटेड रहे, ये अपने जात में ही बने रहे। इसीलिए तो 6,500 जातियाँ निर्माण की ब्राह्मण वर्ग में, इतना मुल्क थोड़ी से है। और ओबीसी की जातियाँ देखो, अगर इनका 6,500 जातियाँ है तो ये ब्राह्मणों से भी अल्पसंख्यक है। ओबीसी में जो जातियाँ है वो माइक्रो अल्पसंख्यक है वो। इसीलिए राज कर रहे 15% वाले लोग। तो बताने का तात्पर्य है कि जो शेड्यूल कास्ट के ऊपर जो अत्याचार होता है, एक तो अम्बेडकराइट्स लोगों को, विचारधारा को खच्ची करने के लिए, उन्हें आइसोलेटेड करने के लिए। मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण बताता आपको, जेएनयू का। जेएनयू में पिछले साल फ़ी बढ़ाई थी तो अचानक फ़ी कैसी? तो मैंने वहाँ एक स्टूडेंट थे, उनको मैं पूछा कि भाई फ़ी क्यों और ये आंदोलन क्यों खड़ा हो गया? तो उन्होंने बताया कि फ़ी बढ़ाने का कोई कारण नहीं है। देश की एक अव्वल यूनिवर्सिटी है, देश में आज जेएनयू बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसका नाज है दुनिया में। ये इसीलिए फ़ी बढ़ाई गई। तो उनको लगता कि जेएनयू में जो लोग तैयार होते हैं, स्टूडेंट आते हैं देहातों से, खेड़े से, दुर्गम भाग से, आदिवासी आते हैं, शेड्यूल कास्ट आते हैं, ओबीसी आते हैं, यहाँ जो भी बैकवर्ड कम्युनिटी के स्टूडेंट आते हैं, इवन अव्वल कास्ट के भी जो स्टूडेंट आते हैं, तो यहाँ फूले, साहू, आम्बेडकर और मार्क्सवाद का विचार लेकर जाते हैं। और ये लोग अपने गांव में जाकर फिर व्यवस्था के खिलाफ में बोलते हैं। ये एक बार का शेड्यूल कास्ट बोलते तो हमें मालूम है कि ये शेड्यूल कास्ट आम्बेडकरवादी है, मगर ओबीसी बोलने लगे, आदिवासी बोलने लगे, तो वहाँ के लोग हमारे खिलाफ में जाएंगे। बात तो वो उनका समाज, उनकी कम्युनिटी तो अपने जात के अच्छे पढ़े लिखे लड़के की बात मानेंगे। तो ये प्रभाव बंद होना चाहिए। ओबीसी, शेड्यूल ट्राइब, बाकी लोगों का प्रभाव बंद होना चाहिए जेएनयू में एडमिशन का। इसीलिए नो शुल्क बढ़ाए थे उन्होंने। देहातों के लड़कों को प्रभाव बंद होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने शुल्क बढ़ाए थे वहाँ जेएनयू की। तो बताने का क्या तात्पर्य यह है कि शेड्यूल कास्ट के ऊपर आइसोलेटेड करना और दूसरे जाति को हिंदुत्व सांस्कृतिकीकरण के मार्फत उनको कंट्रोल करना, ये इनकी दो नीति है। उसमें बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों भी एक ही चट्टे पट्टे हैं। आज कांग्रेस का देखा जाए तो उन्होंने भी कभी भी
ब्राह्मणवाद के, क्योंकि इस देश की बुनियादी समस्या ब्राह्मणवाद है। यहाँ की समस्या धर्म नहीं है। इस देश में कभी भी धर्म की समस्या नहीं रहा। ये देश भारत दुनिया में धर्म के लिए नहीं पहचाना जाता, जात के लिए पहचाना जाता है। और जात जात बोले तो वहाँ हिंदुइज्म आता है। लेकिन आपने जितनी भी समस्याओं को अभी अवगत कराया, जेएनयू की बात कही, उसका कहीं ना कहीं सीधा ताल्लुक सीधा राजनीति से जाता है। लेकिन जब राजनीतिक अस्तित्व की बात जब बहुजनों की जाती है या फिर अम्बेडकराइट विचारों की जाती है, तो राजनीतिक वजूद में आते आते उसको काफ़ी बांटा गया है। हमारे पक्ष के काफ़ी सारे टुकड़े हो गए, सारी चीज़ें हो गई, और जब चुनाव आते हैं तो उसका दायरा 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारे कई नेताओं को टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, और चाहे फिर कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, फिर बाकी की अन्य पार्टी हो। क्या हम अम्बेडकर राइट जैसे दीक्षा भूमि पर आते हैं, लाखों की तादाद में आते हैं। इस साल तो शायद आंकड़ा टूटने रिकॉर्ड ब्रेक होने वाला है दीक्षा भूमि, क्योंकि 2 साल बाद ये सारी चीज़ें हो रहा है। दीक्षा भूमि हो, अपनी ये आपका भीमा कोरेगा हो, या फिर कई अन्य जगह जहाँ पे बाबा साहब का नाम ले, मऊ हो 14 अप्रैल की जगह, जब हम बाबा साहब का नाम लेता है तो वो कारवा अलग ही दिखता है। अगर वो देखा जाएगा तो लाखों करोड़ों में दिखता है। लेकिन राजनीतिक हलचल में आते आते, राजनीति के पास आते आते, जब चुनाव आते हैं तो वो ही बटा हुआ दिखाई देता है। कौन जिम्मेदार लगता है? ये इसके लिए जो प्रस्तापित राजनीतिज्ञ हैं, उनके पास पूरे साधन संपत्ति है। बिल्कुल। जो प्रस्तापित राजनीतिज्ञ हैं, उनके पास पूरी साधन संपत्ति है। उनके साथ बड़े बड़े उद्योगपति खड़े हैं। इसको तोड़ने का काम बाबा साहब के बाद अगर किसी ने किया होगा तो कांचीराम जी ने किया। जब कांचीराम जी का अलग चलने लगा तो उन्होंने बहुजन समाज बनाया। हिंदुइज्म का जो सांस्कृतिक धरोहर माना जाता है मजबूत, वो उत्तर प्रदेश गढ़ था उनका। वही गंगा यमुना है, वही हर प्रकार के उनके देव धर्म की उत्पत्ति वहाँ से होती है। वहाँ बीएसपी ने शासन बनाया। कांचीराम जी की दूसरी एक देन थी, उन्होंने बहुजनों में पॉलिटिकल अस्तित्व की निर्मित की। आप मुलायम लीजिए, लालू प्रसाद लीजिए, नीतीश कुमार लीजिए, ये खड़े हो गए। उत्तर भारत में ब्राह्मणिज्म को बहुत ज़्यादा और प्रस्तावित राजनीति को बहुत ज़्यादा तोड़ा गया। जैसी बीएसपी आगे बढ़ी, कांग्रेस उत्तर प्रदेश से खल्लास हो गई। जैसी ओबीसी जाग गए पॉलिटिकल अस्तित्व के लिए, तो बिहार से कांग्रेस खल्लास हो गई। तो ये आप समझ लीजिए। रही महाराष्ट्र की बात, तो महाराष्ट्र की राजनीति में हमने पहले बताया ना, पानी ऊपर से नीचे झिड़कता है। तो हमारे कम्युनिटी में जो बाबा साहब आम्बेडकर, बाबा साहब को बहुत बाबा साहब आम्बेडकर आगे बढ़ो, नहीं बाबा साहब जिंदाबाद, गांधी आगे बढ़ो। हमारे यहाँ ऐसी दोगली नीति, कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जिसको हम नव हरिजन बोलते हैं। बाबा साहब तो इधर बहुत जिंदाबाद बोलते, मगर गांधी को बोलते आगे बढ़ो, चुनाव में गांधी को आगे बढ़ाओ बोलते। वो लाभार्थी लोग हैं, आप भी जानते हो। दगडापेक्षा ईट मऊ म्हणणारे लोक आणि निवडणुकीमध्ये काँग्रेसला वोट द्या। महाराष्ट्र में बीजेपी को किसने बढ़ाया हो? कांग्रेस ने बढ़ाया। शिवसेना किसने खड़ी की? कांग्रेस वाले लोगों ने खड़ा किया। शेतकरी कामगार पक्ष, ये फुले साहब आम्बेडकर की विचारधारा पे था, क्यों उनको बर्बाद किया कांग्रेस ने? रिपब्लिकन पार्टी ये आम्बेडकरी विचारधारा पे था, क्यों इनको सत्यानाश किया इन्होंने? कांग्रेस हो या कोई भी हो, इनको परिवर्तन नहीं चाहिए। इनको इसीलिए कभी कभी कहा जाता, इस देश में सत्तांतर हो गया, मगर गोरे गए, एक देशीय गोरे आ गए, सत्तांतर हो गया। डेमोक्रेसी है या लोकतंत्र है, मगर जो तांत्रिक बातें होती है वो दिखावे के लिए संविधान है, बात तो इनकी चलती है। अभी आप तो जानते हो मोदी के काल में तो, और मोदी जो फारो कर रहा है, आप देखिए हर चीज़ें। वो मनमोहन सिंह के समय में जो बुनियाद रखा उन्होंने, उसको ये फॉलो कर रहा है, इसको उन्होंने गति दी है अपना मोदी ने, नरेंद्र मोदी ने। दोनों की नीति एक ही है। नीति कहाँ बदली है? क्या कांग्रेस की विचारधारा है? एक बार की बीजेपी की विचारधारा है हिंदुत्ववाद। हिंदुत्व है यानी ब्राह्मणिज्म। कांग्रेस की क्या विचारधारा? कांग्रेस ने अपनी विचारधारा जाहिर करना चाहिए। गांधीवाद काय का गांधीवाद है? कोणता तत्वज्ञान है गांधीवाद? हिंदुत्व तत्वज्ञान हो सकता है, जातिवाद तत्वज्ञान हो सकता है इस देश का? तो गांधीवाद एक तत्वज्ञान नहीं है, ये राजनीति है। तत्वज्ञान सिर्फ यहाँ इस देश में आम्बेडकरी लोगों के पास है। सवाल यह है, हम साधन ही नहीं। मायावती के मार्फत हम सक्सेस हो गए उत्तर भारत में, मगर
मायावती को फंसाया गया, सतीश चंद्र मिश्रा आया, उसके इशारे पे नचने लगी। हमारे लोगों में जिस कांचीराम ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ में एक जनाधार पैदा किया था, 1585 की विचारधारा पैदा किया था, मायावती ने विचारधारा को नकारा, ब्राह्मण को एंट्री दी, तो लोग कैसे के एक्सेप्ट करेंगे? जिस व्यवस्था के खिलाफ हमें लड़ना है, उस व्यवस्था को, उस विचारधारा की लड़ाई के लिए तुम ब्राह्मण आयात कर रहे हो, तो लोग कैसे मानेंगे? मायावती खल्लास हो गई। लालू का जो जोर है, मुलायम को लोग मानने लगे क्योंकि ये ब्राह्मणवाद नाकारते हैं। मायावती ब्राह्मणवाद नहीं नाकारती, कांचीराम ने ब्राह्मणवाद नाकारा है। तो ये समझ लो, यहाँ के जो हमारे लोग हैं, जो इनको जो रोग लगा है, दगड़ापेक्षा वीट मऊ बोल रहा है, क्योंकि उनका देखो ना, वो अपॉर्चुनिस्ट है। हर समाज में होता है। अभी हमारे पास क्या, एक चुनाव की एक लड़वाया जाता है। चुनाव अभी ऐसा होता है कि ये उत्तर नागपुर में है, यहाँ एक XYZ खड़ा हो गया, यहाँ बहुल शेड्यूल कास्ट है। शेड्यूल कास्ट में से प्रस्तापित पार्टियाँ एक की जगह 10 उम्मीदवार खड़े करते हैं और लोगों में एक गुमराह बना देती है शेड्यूल कास्ट में कि भाई देखो ये यार, अभी तो अपन तो चुनकर नहीं आएंगे, नहीं अभी इसको देना चाहिए। ऐसे एक मानसिकता तैयार खड़ी कर देती। और हमारे क्या है, भीख मांगे लोग हैं, हड्डी फेंको तो ये आ जाते हैं पढ़े लिखे लोग हमारे। कॉमन आदमी तो जैसा का वैसा है। और बताता हूँ, नितिन राउत यहाँ खड़ा था, नितिन राउत को शेड्यूल कास्ट ने, आम्बेडकर लोगों ने वोट नहीं दिया, BSP को दिया है। शेड्यूल कास्ट बेसिक ही कांग्रेस के और बीजेपी के तो विरोध में ही है। वो चाहते हैं, मगर हमें एक ईमानदार नेतृत्व चाहिए। वो कांचीराम के रूप में मिला था, शायद आगे मिल जाएगा कोई अच्छा नेतृत्व। ऐसा नहीं है, देश में आज भी ब्राह्मणवाद के खिलाफ में एक इंटरनल रहल चल रही है। इतना ये RSS को या बीजेपी को इतना आसान नहीं है। ये तो मैं तो चाहता हूँ कि हर एक नेचर है, एक पहाड़ी आती है, ऊंचाई तक चढ़ जाते हैं, फिर उसके बाद उतार ही आता है। शायद हो सकता है प्रवाह है, इसीलिए तो आज चल रहा है ना, समता की बात चल रही, संविधान की बात चल रही। ये एक प्रवाह है। मीडिया कितनी भी उनके साथ रहे, मगर सोशल मीडिया तो है, आपके जैसे तो चैनल तो है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुजनों की बात हो रही थी और बहुजनों की बात जब होती है तब कहीं ना कहीं इसको जोड़ा जाता है राजनीति से। देखा गया है कि 1956 के बाद में जिस तरह से बाबा साहब का जो सपना था, कहीं न कहीं बीच में कहीं न कहीं रुक गया। लेकिन जब भी राजनीति की बात आती है तो बहुजनों को तोड़ा गया, बीच में काफ़ी सारे टुकड़े किए गए और फिर उन पर राज किया गया। कहीं न कहीं उम्मीद जागी थी उत्तर प्रदेश से, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है मायावती, और काशीराम की विचारधारा से जो पार्टी जो चल पड़ी थी, उस पर भी कहीं न कहीं अभी सवाल और निशान कहीं न कहीं कायम है। बात हो रही थी मिलिंद फूलझले से, जो अपने साफ शब्दों में अपनी राय रख रहे थे, हमारे सवालों के जवाब दे रहे थे। 1956 के बाद हम कहाँ पर है, उन्होंने इसका विश्लेषण किया और बताया कि आखिर क्या वजह रही हम बहुजनों को आगे न बढ़ पाने की, जिसका सबसे बड़ा कारण है राजनीति। तो धम्मचक्र प्रवर्तन दिन विशेष में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।